हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ में जितनी भी गुफाएं हैं उसको कवर किया था। आज हम छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे। तो याद रखिएगा, स्थिति और विस्तार को समझने से पहले आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी स्थान की अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं को अगर हमको पता है, उसी के द्वारा ही हम किसी भी स्थान की स्थिति और विस्तार को हम बता सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, तो स्थिति और विस्तार कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ की स्थिति कहने का मतलब है कि ग्लोब में छत्तीसगढ़ की स्थिति, मतलब छत्तीसगढ़ का स्थान कहाँ पर है, इसी को कहते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति। और विस्तार मतलब कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है भारत में, आप बोल सकते हैं पूरे के पूरे ग्लोब में, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, ठीक। समझिए, हम भारत के भूगोल में उसको और डिटेल से कवर करेंगे। आज की क्लास में हम केवल और केवल ऊपर से हम पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। देखिए, पहली बात याद रखिए कि किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए कि कौन सा स्थान, जैसे मान लीजिए कहीं पर एक मिसाइल दागनी है, तो मिसाइल में हम उस स्थान का नाम नहीं लिखेंगे, उस स्थान की स्थिति मतलब कौन से अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में मान लीजिए एक अक्षांश रेखा है। याद रखिएगा, ऐसे अगर ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ये इस प्रकार से क्षैतिज रूप में है तो क्या कहलाता है, अक्षांशीय रेखा। और अगर ये ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, तो इस प्रकार से क्या कहलाता है, ये देशांतर रेखा। तो अगर ये जिस स्थान पर एक दूसरे को काटती है, मान लीजिए 10 डिग्री होगा और ये मान लीजिए 20 डिग्री देशांतर होगा। जिस स्थान पर काट रही है, मान लीजिए कोई स्थान ए है और ए पर अगर मान लो यहाँ पर मान लीजिए मिसाइल दागनी है, तो आप क्या लिखेंगे कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री देशांतर, या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस स्थान पर आपको क्या दागना है, मिसाइल। तो आप ये लिखेंगे तो मिसाइल जो है ऑटोमेटिक उस स्थान पर पहुंच जाएगा। तो किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए, मतलब वो है कहाँ पर, इसके लिए आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले समझिए पहला कि अक्षांश रेखा है क्या, ये पूरा अच्छे से आपको समझना है। अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन्स। याद रखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया है, पूरे पृथ्वी पर ग्लोब पर खींचा है, ठीक। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं किसको बोलेंगे, जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब में अगर आप ऐसे क्षैतिज रूप में, ये इस प्रकार से अगर आप क्षैतिज रूप में अगर आप लाइन ड्रॉ किए हो, तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अक्षांशीय रेखा। और अगर आप कुछ इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रूप में अगर आप वर्टिकल कुछ लाइन खींचे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है देशांतर रेखा, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आप अक्षांशीय रेखाएं की बात करते हैं, रेखा की बात करते हैं, तो जिस स्थान से शुरू कर रहे हो उसी स्थान पर लाकर आपको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये रेखा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक सर्कल है, एक वृत्त है, क्योंकि जिस स्थान से शुरू किए हो उसी स्थान से लाकर आपको क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अक्षांशीय रेखा, जैसे मान लीजिए ये एक ग्लोब है, ये क्या है, एक ग्लोब है, तो जिस स्थान से शुरू किए हो उसी स्थान पर वापस ला रहे हो, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, ये तो क्या ये रेखा है, नहीं, ये रेखा नहीं है, एक्चुअल में है ये वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, एक पूरा का पूरा सर्कल है। और इस सर्कल को अर्थात पूरे के पूरे, देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है, मैं आपको बताया था एक प्रकार से जियोइड आकार का है, तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है। पृथ्वी कौन से आकार में है, गोला के आकार में है। और इस गोले को इस पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करने वाली रेखा का नाम है, इस अक्षांशीय रेखा का नाम है, कुछ इस प्रकार से है। याद रखिए, पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है, इसको कहा जाता है 0 डिग्री। क्या कहेंगे आप इसको कहेंगे, याद रखिएगा, इसको बोला जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और इसी 0 डिग्री की और क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा। क्यों, यही 0 डिग्री जो है
यही पूरे भू को मतलब पूरे के पूरे इस धरती को, भू मतलब धरती, मध्य से डिवाइड कर रहा है तो नाम क्या पड़ा है, भूमध्य। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वेटर। और या तो इसी को बोला जाता है विषुवत। विषुवत में विषु का अर्थ होता है दिन और रात का बराबर होना। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या कहलाएगा, 0 डिग्री। ये क्या है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर और विषुवत, जो पृथ्वी को बीच से इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये वाला हिस्सा गोला का ये आधा हिस्सा बना और ये भी आधा हिस्सा बना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गोलार्ध। ये कहलाएगा गोलार्ध। और ये भी आधे हिस्से में टूट गया तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा गोलार्ध। तो दोनों क्या होंगे, गोलार्ध। लेकिन ये पृथ्वी का ये कौन सी दिशा में है, उत्तर, तो इसको आप क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध और वो है दक्षिणी गोलार्ध, याद रखिएगा। ये दोनों को याद रखिए, इस उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच से होकर क्या है, इक्वेटर है, या इसी को आप क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अच्छे से इसको समझिएगा। और इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब चलते जाएगा। नीचे भी आएंगे तो मिलेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3। लेकिन ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि अक्षांश की बात कर रहे हैं, कौन सी दिशा में है, उत्तर। और यहाँ पर का क्या होगा, भूमध्य रेखा के नीचे वाला 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। वैसे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश करते हुए आप 4, 5, 6, 7 कितने तक लाइन खींचेंगे, यहाँ 90 डिग्री तक का लाइन खींचेंगे। मतलब 1 से लेकर कितने तक, 90 तक। और इसी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव। इसको आप क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, मतलब नॉर्थ पोल बोलेंगे। और यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 डिग्री से शुरू करते करते आप 90 तक आएंगे। और ये वाले स्थान को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे आप, दक्षिणी ध्रुव। और इसे उत्तरी 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। इसको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आ रहा है समझ में। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 1 से लेकर 90 तक 90, यहाँ 1 से लेकर 90 तक 90, कितना हुआ, 90 + 90 180 हुआ। और यहाँ पर 1 है 0 डिग्री, तो कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या हो जाती है 181। ठीक है, ऊपर जाते जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये वाला स्थान है 1 डिग्री, 2, 3, 4 करते हुए आएंगे तो एक स्थान मिलेगा आपको, ये है 23.5 डिग्री, जिसको आप बोलते हैं कर्क रेखा। इसी को आप क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक, और इसी के 0 डिग्री के नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये क्या है, उत्तरी अक्षांश है, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसी को आप बोलते हैं मकर रेखा। इसको आप क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ये क्या कहलाएगा, कर्क रेखा, और ये क्या कहलाएगा, मकर रेखा। इसके ऊपर में यहाँ पर आएंगे तो ये वाला स्थान है यहाँ पर, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर भी सेम 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये थोड़ा सा नाम आप देख लीजिएगा, शुरू से यहाँ पर थोड़े से हौच पौच हो गए हैं, वो आप उसको शुरू से देखते जाएंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध इसमें नहीं है, याद रखिएगा। इस हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा, ये याद रखिएगा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वेटर। ठीक है, तो 23.5 डिग्री ही हमने क्यों लिया है कर्क और मकर रेखा को, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। पृथ्वी जो है ये सीधी इस प्रकार से ऐसे नहीं है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष से कुछ इस प्रकार 23.5 डिग्री जो है इस प्रकार झुकी हुई है। तो इसी झुकाव के कारण ही हमने कर्क रेखा और मकर रेखा को क्या लिया है, 23.5 डिग्री लिया है। आ रहा समझ में ये। तो देखिए इसी पर यहीं पर आपको मिलेगा कहीं पर, ये है यही कहीं है भारत, यहीं पर कहीं आपको मिलेगा, ये वाला स्थान है और इस स्थान का नाम है ये, यहीं पर आपको कहीं मिलेगा इंडिया। ठीक, तो भारत को बीच से
देखिए कौन सी रेखा डिवाइड कर रही है, कर्क रेखा। तो मान लीजिए ये वाला स्थान है आपका इंडिया का, ये मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया है। ये यहाँ पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, ये वाला स्थान क्या है, छत्तीसगढ़ का है। और इसी छत्तीसगढ़ से होकर ये देखिए यहाँ से होकर क्या जा रही है, कर्क रेखा। तो यहीं से होकर जाती है, ये इस स्थान से जा रही है कर्क रेखा। देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से होकर जा रही है कौन सी रेखा, और इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। ठीक, तो देखिए कहाँ से होकर जा रही है, इसी से होकर जा रही है। देखिए ऊपरी जिले को टच करते हुए यहाँ पर से कर्क रेखा जा रही है। तो गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कुल 8 राज्यों को टच करते हुए भारत से होकर गुजरती है कौन, कर्क रेखा, जिसमें से एक राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले को कर्क रेखा क्रॉस कर रही है, देखिए छत्तीसगढ़ के 4 जिले को कर्क रेखा क्रॉस कर रही है। कौन कौन सा, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, ये वाला जिसमें मैं रेड लाइन खींचा हूँ, अभी नए जिले बने हैं जो 5 है, वो भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी वाला, दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर और चौथा है बलरामपुर। डिटेल बाद में इसका देखेंगे, कौन से जिले हैं और कौन कौन से तहसील को भी टच करते हुए जा रहा है, ये सब बाद में देखेंगे। अभी आप समझते हुए जाइए, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है, यहीं पर है छत्तीसगढ़, याद रखिए। अब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अभी आप अक्षांशी रेखाओं में सुनिए क्या क्या याद रखना। अक्षांशी रेखा, अक्षांशी रेखा एक रेखा ना होकर एक पूरा का पूरा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। और यही सबसे बड़ा अक्षांशी रेखा कौन सा होगा, सबसे बड़ा अक्षांशी वृत्त जो पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करे, यही तो सबसे बड़ा अक्षांशी रेखा होगा। तो सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा हो जाएगी 0 डिग्री। ऊपर जाते जाएंगे तो 1 2 3 4 करते जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगा कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलेगा आपको मकर रेखा, ठीक है। अब आप समझिए एक चीज़ है, यहीं से पटवारी से भी एक क्वेश्चन आया था पटवारी में, कि इतना पहले आप नोट कर लीजिए और सुन लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इसको बाद में बताएंगे। अभी इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कर दूँ रफ। हम एक बड़े से ग्लोब के सहारे अक्षांशी रेखाओं को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए एक बड़ा सा ग्लोब बनाते हैं, ठीक, मान लो ये है। तो पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है, अभी बताए थे, इसका नाम है 0 डिग्री, या क्या कहलाएगा इक्वेटर, या क्या कहलाएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ऊपर आपको क्या मिलेगा, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और ये क्या है उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और ये वाला स्थान क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका, इसको अलग से पेन में बना देते हैं, ठीक, ये कहलाता है आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ पर भी जो है ये भी क्या कहलाएगा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक, यही होगा। और इसी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, इसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त बोलेंगे, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। और नीचे में मिलेगा आपको यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या इसी को बोलते हैं 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, क्या बोलेंगे, या फिर नॉर्थ पोल। और इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसी को आप क्या बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पोल। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा साउथ पोल। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सूर्य जो है, समझिए साल में सूर्य जो है एक वर्ष में केवल कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर ही कुछ इस प्रकार से घूमती है। मतलब पृथ्वी जो है
कर्क रेखा के, याद रखिएगा, पृथ्वी कर्क रेखा के, सॉरी, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, याद रखिए। तो सूर्य की जो रोशनी है वो डायरेक्ट, जिसको आप लंबवत बोलते हैं, डायरेक्ट सूर्य की किरणें केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी देश जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में है, वहीं पर ही सूर्य की रोशनी आपके सर के ऊपर दिखाई देगी। अगर आप ऊपर जाते जाएंगे या फिर इसके नीचे आते जाएंगे, तब आपको सूर्य की रोशनी तो मिलेगी, लेकिन सूर्य आपके सर के ऊपर डायरेक्ट नहीं होगा। अब सर के ऊपर कहने का मतलब है, अगर आपकी परछाई, दोपहर के समय की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी परछाई कहीं भी नहीं बढ़ रही है, डायरेक्ट पैर के नीचे बढ़ रही है, तो उसको कहा जाता है लंबवत। तो सूर्य, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य लंबवत किरणें डालेगा, मतलब सूर्य जो है आपके सर के डायरेक्ट ऊपर होगा, जिससे एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य आपके सर के डायरेक्ट ऊपर होगा और वहाँ पर सूर्य की किरणें जो है, आपकी जो परछाई है वो आसपास ना पड़कर आपके पैरों के बीच में पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपकी परछाई नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे या जैसे जैसे मकर रेखा के नीचे आते जाएंगे, सूर्य की रोशनी तो पड़ेगी, लेकिन सूर्य अब आपके सीधा नहीं रहकर सूर्य अब क्या होते जाएगा, तिरछा होते जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर पहुँचे या यहाँ पर पहुँचे, तो सूर्य अब आपके सर के ऊपर न रहकर यहाँ पे तिरछा रहेगा। तो सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ेगी, लेकिन रोशनी है, ठीक है, रोशनी अभी भी है, लेकिन वो तिरछी नहीं है, सॉरी, सीधी नहीं है। फिर ऊपर जाएंगे तो फिर सूर्य और तिरछा हो गया, फिर ऊपर जाएंगे तो और तिरछा, और यही करते करते यहाँ तक जाएंगे तो सूर्य पूरा, जैसे सुबह और शाम के समय जब सूर्य उगता है और सूर्य जब डूबता है, तो उस स्थिति में समझ लीजिए कि यहाँ पर और यहाँ पर वैसी स्थिति बनेगी। इसीलिए चूँकि यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती, जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही सूर्य जो है वो नीचे जाते जाएगा, इसलिए वहाँ पर ठंडी बनी रहती है। ठीक, तो मैं क्या बोला, एक वर्ष में सूर्य की लंबवत किरणें केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही पड़ती है। और एक समय याद रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा, 21 जून। 21 जून का समय सूर्य कहाँ पर रहेगा, इसी विषुवत रेखा में रहेगा। 21 जून को सूर्य कहाँ पर है, विषुवत रेखा में। अब 21 जून की बोल रहा हूँ, सॉरी, 21 मार्च को कहाँ पर होगा सूर्य, यहाँ पर होगा विषुवत रेखा में। और 21 मार्च के बाद ये सूर्य जो है 3 माह बाद ये सूर्य कहाँ पहुँचता है, 3 माह लगता है इसको कर्क रेखा में पहुँचने के लिए। और यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर इंडिया है। तो ये वाला स्थान यहाँ पर लाएगा, याद रखिएगा, 21 जून को सूर्य कहाँ पहुँच गया है, याद रखिएगा, 21 जून को सूर्य पहुँच गया है कर्क रेखा में। और 21 मार्च को कहाँ पर है, ये है विषुवत रेखा में। तो अब सूर्य, मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रखिए, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य अपनी लंबवत किरणें नहीं डालता, मतलब जहाँ तक सूर्य पहुँचेगा वहीं तक सूर्य जो है आपके सर के ऊपर रहेगा। उसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएगी कुछ इस प्रकार। तो अब सूर्य ऊपर नहीं जाएगा, अब सूर्य कहाँ पर आना शुरू कर देगा, नीचे। और फिर से 3 माह का समय लगाया। तो मार्च के बाद ऊपर 3 माह में पहुँचा था, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में पहुँच गया। जून के बाद 3 माह का समय फिर लगा। जून के बाद क्या जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये पहुंचता है 23 सितंबर। 23 सितंबर को कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से सूर्य पहुंच जाएगा कहाँ पर, विषुवत रेखा में। अब फिर से सूर्य को नीचे आने में फिर से कितना समय लगेगा, 3 माह का समय लगेगा, क्योंकि सूर्य लंबवत किरणें कर्क से मकर रेखा में डाल रहे हैं। और 3 माह का समय कब लगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और यहीं पर लग जाता है 22 दिसंबर। ठीक, 22 दिसंबर। और इसी 22 दिसंबर में सूर्य की किरणें कहाँ मिलेगी आपको, डायरेक्ट मकर रेखा में मिलेगी, सीधी किरणें पड़ेंगी मकर रेखा में। अब फिर सूर्य नीचे नहीं आएगा, अब सूर्य फिर कहाँ ऊपर जाएगा, 3 माह बाद फिर सूर्य ऊपर जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर से समय आ गया 21 मार्च। तो सूर्य जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में साल भर कुछ इस प्रकार अपनी लंबवत किरणें डालता है। समझ रहे हो, साल में वर्ष भर वो क्या करता है, पूरे के पूरे वर्ष भर, एक साल में पूरी की पूरी अपनी लंबवत किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही डालेगा। मतलब ये वाले क्षेत्र में और इधर वाले क्षेत्र में सूर्य की रोशनी तो पड़ेगी, लेकिन वह डायरेक्ट नहीं रहेगी सर के ऊपर। इसलिए जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे सूर्य तिरछी होती जाएगी और वैसे वैसी ठंडी बढ़ती जाएगी। सेम यहाँ पर भी होगा। आ रहा समझ में। अब आप एक चीज़ बताइए कि देखिए 21
21 जून का समय है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से ऐसे बना रहा हूँ। 21 जून का समय क्या क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, बताइए क्या क्या हो सकता है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए 21 जून को क्या है, सूर्य कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। और गर्मी के समय में याद रखिएगा, गर्मी के समय में आपके यहाँ दिन बड़ा होगा रात छोटी होगी, दिन बड़ा होगा रात छोटी होगी। तो 21 जून को चूंकि इस तरफ कौन है, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की मैक्सिमम लंबवत किरणें कब पहुंचती है, 21 जून को पहुंचती है। इसीलिए 21 जून के बाद ये सूर्य ऊपर नहीं जाकर नीचे आएगा, तो मैक्सिमम ये 21 जून को ही कर्क रेखा के ऊपर में ये उत्तरी गोलार्ध के ऊपर में पहुंचा है। इसीलिए याद रखिएगा सबसे अधिक क्या बोल सकते हो, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होगा, 21 जून को होगा, क्योंकि इसके बाद तो सूर्य ऊपर ही नहीं जा रहा है। अगर सूर्य ऊपर इससे और जाता 22 जून 23 जून 24 जून जब की बात है, तब सबसे बड़ा दिन कब होता, उस जिस दिन भी पहुंचता उस दिन होता। लेकिन चूंकि 21 जून के बाद सूर्य जो है वो कर्क रेखा के ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए 21 जून को आपके यहाँ गर्मी का समय रहेगा, और इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। याद रखिएगा 21 जून को क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। और जब यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे बड़ा दिन मान लो 24 घंटे में 14 घंटे का दिन हुआ तो 10 घंटे की रात, तो इसी को बोल सकते हैं सबसे छोटी रात होगी। सबसे बड़ा दिन होगा मतलब सबसे छोटी रात होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, जब सूर्य यहाँ है तो ये वाले क्षेत्र में गर्मी है, मतलब ये वाले क्षेत्र में दक्षिणी गोलार्ध में अभी ठंडी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब ठंडी है तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन, जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन कब है आपका उत्तरी गोलार्ध में है, तो आप इसको उल्टा समझिए, ये वाला क्षेत्र है सबसे बड़ा दिन, ये वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो याद रखिएगा यहीं पर जब ये सबसे बड़ा दिन है तो आप ये बोल सकते हो कि सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात इसी 21 जून को यहाँ पर होगी। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जब सूर्य यहाँ पर है तो ये वाले क्षेत्र में अभी ठंडी होगी, इस वाले क्षेत्र में ठंडी होगी, और सूर्य जब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक आ रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि सूर्य अब सबसे ऊपर गया है, अब वो उसके बाद ऊपर नहीं जाने वाला, अब सूर्य इसके बाद नीचे आएगा। तो जैसे जैसे सूर्य नीचे आएगा वैसे वैसे दिन बड़ी होती जाएगी। तो चूँकि सूर्य 21 जून को यहीं पर पहुँच गया, ऊपर नहीं आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा ठंड इस समय होगा 21 जून को, और इसलिए सबसे बड़ी रात भी हो जाएगी 21 जून को। कब, दक्षिणी गोलार्ध में। और सबसे बड़ी रात मतलब सबसे छोटा दिन। आ रहा है समझ में। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड आप मान सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गया 21 जून, अब आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर है, 22 दिसंबर को सूर्य है कुछ इस प्रकार, और जब सूर्य इधर है तो याद रखिए, अब दक्षिणी गोलार्ध वाली बात करते हैं, सूर्य कहाँ पर है, इस तरफ है, तो इधर है, तो सूर्य क्या जब दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मैक्सिमम किरण डाल रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ा दिन हो सकता है कब, इसी 22 दिसंबर को। कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। और सबसे बड़ा दिन होगा मतलब सबसे छोटी रात भी तो यही होगी, या सबसे बड़ा दिन बोलिए या सबसे छोटी रात बोलिए, मतलब वही है। और जब सबसे, याद रखिएगा यहाँ पर जब सबसे बड़ा दिन यहाँ पर हो गया है ये वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ी रात तो होगी, सबसे बड़ी रात होगी। और 22 दिसंबर के समय याद रखिएगा भारत में, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, क्योंकि ये वाला स्थान जो है दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी कब मिल रही है आपको, 22 दिसंबर को मिल रही है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा दिन कब हो रहा है, 22 दिसंबर को, तो सबसे छोटी रात हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। और इसी 22 दिसंबर में जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब ये वाला स्थान ठंड वाला होगा, तो सबसे बड़ी रात कब हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ी रात हो जाएगी मतलब सबसे छोटा
दिन हो जाएगा। इसलिए ठंडी के समय में दिन जो है वो छोटा होता है आपके भारत में और रात जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, और उसमें भी सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पर अगर सूर्य है, यहाँ पर अगर सूर्य है तो ये तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे दिन बड़ा होते जाएगा भारत में, क्योंकि यहाँ पर आपका भारत है। आ रहा समझ में? तो इससे आप एक और चीज़ समझ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है? भारत है, और भारत का हिस्सा है छत्तीसगढ़। भारत का हिस्सा है छत्तीसगढ़। तो सेम कॉन्सेप्ट जो उत्तरी गोलार्ध के लिए होगा वो भारत के लिए होगा और वही छत्तीसगढ़ के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर है? सबसे नीचे है, तो हम ये मान सकते हैं कि अब सूर्य इसके नीचे नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला स्थान जो है अब सबसे गर्म होगा और ये वाला उत्तरी गोलार्ध वाला स्थान है वो सबसे क्या होगा? ठंडा होगा। कब? 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर के नीचे सूर्य नीचे नहीं, 22 दिसंबर के बाद की बात है, सूर्य मकर रेखा से नीचे नहीं आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे अधिक ठंडी होगी, और चूंकि उत्तरी गोलार्ध में आता है भारत और भारत का ही हिस्सा है छत्तीसगढ़, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी सबसे अधिक ठंडी कब पड़ेगी? अगर बोल दिया जाए तो सबसे अधिक ठंडी पड़ेगी, याद रखिएगा, ये है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में भी, भारत में भी और छत्तीसगढ़ में भी। क्यों? क्योंकि सूर्य नीचे है और इसके नीचे नहीं आ रहा है। अगर इसके नीचे और सूर्य आता तो सबसे ठंडी उस दिन रहती, लेकिन चूंकि 22 दिसंबर ही है इसलिए भारत और छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा दिन कब है? 22 दिसंबर। इसलिए 22 दिसंबर के आसपास शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, और सबसे गर्म दिन कौन सा रहेगा? बताइए। ये देखिए, यही वाला होगा कर्क रेखा, तो क्योंकि इसके ऊपर तो सूर्य जा नहीं रहा है, क्योंकि इसके बाद मैक्सिमम ये लिमिट है, इसके बाद नीचे आना है। इसलिए 21 जून को, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, भारत और उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म दिन कौन सा होगा? 21 जून को होगा। आ रहा समझ में? सबसे गर्म दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, सबसे गर्म दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर, सबसे ठंडा दिन दक्षिणी गोलार्ध में, सबसे ठंडा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होगा, क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ठंडा दिन यहाँ होगा, और सबसे ठंडा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। और छत्तीसगढ़ और भारत भी इसी का हिस्सा है, इसलिए। तो आपको क्या क्या याद रखना है? चलिए, इससे याद रखिएगा, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसको अच्छे से समझिएगा। ये पोर्शन आपको रटना नहीं है, ये केवल समझना है। ये समझने का है, ना कि रटने का। भूगोल पूरा का पूरा समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। ठीक है, देखिए, आप बोल सकते हैं ये वाला हिस्सा 0 डिग्री 21 जून, और ये वाला क्या है? 22 दिसंबर। ठीक, तो ये बोल सकते हैं पहला छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम छत्तीसगढ़ ही पढ़ेंगे। भारत, एक काम करते हैं, भारत भी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, भारत, और साथ साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दिन, या छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा दिन कब होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ भी यहीं पर है भारत में, तो सबसे बड़ा दिन कब होगा? बताते जाइए। चलो, उसको लिखते जाएंगे, आप बताते जाइए। ठीक, दूसरा होगा, याद रखिएगा, भारत में या छत्तीसगढ़ में सबसे छोटी रात कब होगी? तीसरा, भारत या छत्तीसगढ़ में सबसे, ठीक, ठंडा दिन कब होगा? ठीक है, या आप इसको, ठीक, चौथा, इसको ऐसे मत लीजिए, अभी इसको लिखते हैं। सबसे बड़ा दिन लिख लिए, सबसे छोटा दिन लिखिए, और भारत और छत्तीसगढ़ में
सबसे बड़ी रात कब होगी। ठीक, ये 4 है। 5वां लिखिए, भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा दिन कौन सा होगा। और 6वां लिखिए, भारत और साथ साथ छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म दिन कौन सा होगा। बहुत आसान है, याद रखिए इसको आपको बताना, क्योंकि देखिए यहाँ पर है छत्तीसगढ़ और सूर्य जो है छत्तीसगढ़ और भारत कर्क रेखा के बीच में है। ठीक है, तो कर्क रेखा 21 जून को जब यहाँ पर है, कर्क रेखा में है, तो स्वाभाविक सी बात है 21 जून को कर्क रेखा में पड़ने वाले सभी देशों में गर्मी पड़ेगी। इसीलिए ये गर्मी पड़ेगी, तो याद रखिएगा सबसे गर्म दिन कौन सा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और भारत में, ये हो जाएगा 21 जून। आया समझ में। और 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर होगा और इसके नीचे सूर्य आएगा नहीं। ठीक है, ये तो उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में सबसे दूरी पर है चूंकि सूर्य, इसलिए 22 दिसंबर को सबसे अधिक ठंडी पड़ेगी ये वाले क्षेत्र में जब सूर्य यहाँ पर है। तो इसलिए भारत और छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा दिन कब होगा, 22 दिसंबर। और इसीलिए इस समय शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी समय से माना जाता है ऐसी। अब देखते हैं यहाँ पर का क्या होगा। 21 जून को यहाँ पर है सूर्य और जहाँ पर गर्मी है वहाँ पर दिन भी बड़ा होगा और सबसे गर्म वाला समय कौन सा है, 21 जून। इसलिए सबसे बड़ा दिन भी भारत और छत्तीसगढ़ में कब होगा, 21 जून। और जब सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात भी तो उसी दिन होगी, 21 जून। आ रहा समझ में। और सबसे छोटा दिन कब होगा, जब सूर्य यहाँ होगा और सूर्य यहाँ होगा तो ठंडी यहाँ होगी। और जब ठंडी होगी इस वाले क्षेत्र में तो उस ठंडी के समय में दिन क्या होते हैं, छोटे होंगे। तो याद रखिएगा सबसे छोटा दिन ठंड के समय में होगा तो सर्वाधिक ठंड पड़ेगा 22 दिसंबर। और याद रखिए सबसे छोटा दिन होगा मतलब सबसे बड़ी रात होगी, उसी के ही उल्टा। तो याद रखिएगा ये भी 22 दिसंबर। तो तीनों याद रखना है, 21 जून को क्या क्या होगा और 22 दिसंबर को क्या क्या होगा। 21 जून को छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी और छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म दिन होगा। सबसे छोटा दिन होगा भारत और छत्तीसगढ़ में 22 दिसंबर, सबसे बड़ी रात भी होगी 22 दिसंबर और सबसे ठंडा दिन होगा, याद रखिएगा ये होगा 22 दिसंबर। ये डेटा है, इसको याद रख लो, ये भूलने का नहीं है। ठीक, ये केवल और केवल समझने का है। आप इसको रटेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और कुछ चीज़ें समझिएगा। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, देखिए ये वाला ग्लोब जैसे मान लो 0 डिग्री है, यहाँ पर मैं आपको बताया कि ये कर्क रेखा है और ये क्या है आपका, यहाँ पर है मकर रेखा। ठीक, मैं क्या बता रहा हूँ, सूर्य जो है 21 मार्च के बाद ऊपर आएगा और इसके बाद 21 जून के बाद सूर्य जो है फिर से नीचे आएगा। 3 माह का समय लगेगा, यहाँ भी 3 माह का समय लगेगा। और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के इधर से ऊपर से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का ये वाला पोर्शन ऐसे अभी जानबूझ के बड़ा बना रहा हूँ, इधर होगा, यहीं पर होगा छत्तीसगढ़ कहीं, ये ऐसे होगा छत्तीसगढ़। आ रहा है समझ में। ऊपर के ही 4 जिलों से होकर जा रही है कर्क रेखा। मतलब कर्क रेखा के बोल सकते हैं ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा कर्क रेखा के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखिए कि सूर्य पहले कर्क रेखा के से यहाँ पर 0 डिग्री से कर्क रेखा की ओर जाएगा, समझना। तो यही वाला हिस्सा मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं 0 डिग्री होगा, सूर्य अभी कर्क रेखा के पास जा रहा है, यहाँ पर कर्क रेखा के पास जा रहा है सूर्य कुछ इस प्रकार। तो कर्क रेखा के जब पास जा रहा है तो मान लो सूर्य अभी यहाँ पर होगा कुछ समय, तो ये नारायणपुर में अपनी डायरेक्ट लंबवत किरणें डाल रहा है। फिर ये सूर्य ऊपर जाएगा तो कांकेर में डाल रहा है, फिर जाएगा तो मोहला मानपुर वाले क्षेत्र, मतलब इसके इधर आने, मतलब ये बोल सकते हो कि जब 0 डिग्री से कर्क रेखा में सूर्य जा रहा है तो उसके मार्ग में आने वाले समस्त स्थानों पर सूर्य अपनी लंबवत किरणें डाल रहा है। तो सूर्य जाने के समय तो भी अपनी लंबवत किरणें डाल रहा है, और जब सूर्य 21 जून के बाद कर्क रेखा से वापस आ रहा है तो उसके बाद भी सूर्य जब वापस आ रहा है तो अपनी लंबवत किरणें डाल रहा है। आ रहा है समझ में।
तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा में पड़ने वाले जितने भी स्थान हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा में पड़ने वाले जितने भी स्थान हैं, वहाँ पर सूर्य वर्ष में अपनी 2 बार लंबवत किरणें डालता है। एक तो जाने के समय और दूसरा कर्क रेखा के समय, वापस आने के समय कर्क रेखा में। ठीक है, पहला 0 डिग्री से विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाने के समय, और दूसरा कर्क रेखा से वापस यहाँ पर 0 डिग्री में आने के लिए। इधर भी है लेकिन हम केवल छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कर्क रेखा में आने से नीचे आने वाले छत्तीसगढ़ के समस्त क्षेत्र या समस्त जिले या बोल सकते हैं समस्त स्थान, ये सभी स्थान पर सूर्य की, याद रखिएगा, 2 बार वर्ष में 2 बार लंबवत किरणें पड़ती हैं। यही से क्वेश्चन आया था एक बार कि निम्न में से कौन से स्थान पर सूर्य अपनी वर्ष में सूर्य अपनी 2 बार लंबवत किरणें डालता है। ऑप्शन में था, याद रखिएगा, पहला था वो राजस्थान, दूसरा दिल्ली, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा कुछ था शायद तक लखनऊ था, और चौथा था रायपुर। तो रायपुर वाला क्षेत्र भी आएगा क्योंकि एक बार ऊपर जाने के समय, वापस आने के समय। तो अब आपको रटना नहीं है कि केवल रायपुर आएगा, ये जितना भी देख रहे हो आप, जशपुर ये वाला क्षेत्र देख रहे हो, जशपुर आप ये है सरगुजा है, ये सरगुजा है, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, जीपीएम, रायगढ़, जितने भी सुकमा तक के क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ सभी में सूर्य अपनी 2 बार लंबवत किरणें डालता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये तो हिस्सा हुआ आपका कि कब सबसे गर्म दिन होगा, कब सबसे ठंडी दिन होगी। ये वाला स्थान कहलाता है आर्कटिक, और ये कहलाता है आपका, ये वाला क्षेत्र कहलाता है अंटार्कटिक। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के जलवायु को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्यों? उष्ण मतलब होता है गर्म, और यहाँ पर सूर्य अपनी वर्ष में पूरे की पूरी लंबवत किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही डालेगा। इसीलिए याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? गर्म क्षेत्र बना रहता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त तक ये वाला क्षेत्र कहलाता है। चूँकि यहाँ पर अधिक ठंडी भी, मतलब अधिक गर्मी भी नहीं है और उतनी ठंडी भी नहीं है, इसीलिए ये अधिक ना तो गर्म है और ना तो ज़्यादा शीत है, दोनों का बीच का है। इसलिए आपको शीत प्लस उष्ण क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और इसलिए इस क्षेत्र को भी आप क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपनी लंबवत किरण नहीं डाले, तिरछा है। ठीक है, और नीचे आते तक या ऊपर जाते तक और तिरछा हो जाएगा, तो यहाँ पर और ठंड हो जाएगा। इसलिए ये वाला स्थान कहलाता है शीत कटिबंध। ठीक, अंटार्कटिक से लेकर 90 डिग्री और आर्कटिक से लेकर 90 डिग्री ये वाला कहलाता है, याद रखिएगा, शीत कटिबंध, जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहेगा। तो देखिए, और ये वाला स्थान छत्तीसगढ़ है और यहीं पर छत्तीसगढ़ में के बीच में बसा है भारत। अब समझिएगा, ये स्थान है भारत का, ये है मान लीजिए इंडिया। इससे बीच से होकर जाती है कौन सी रेखा? इसका नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? इसका हिस्सा कहलाता है, याद रखना, उष्णकटिबंध कहलाता है। और कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। तो जब कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा उष्ण कहलाता है और ऊपर का हिस्सा शीतोष्ण कहलाता है, तो आप भारत को केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों बोलते हैं? मानसूनी जलवायु है, मानसून बाद में समझेंगे। भारत को केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहा जाएगा? और चूंकि भारत भी छत्तीसगढ़ भी भारत का हिस्सा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की भी जलवायु कैसी है? छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। जबकि ऐसा क्यों? छत्तीसगढ़, और यहाँ पर बसा है, ये वाला स्थान है छत्तीसगढ़ का। मतलब छत्तीसगढ़ के कर्क रेखा के नीचे वाला स्थान क्या कहला रहा है? कर्क रेखा के नीचे वाला स्थान कहला रहा है उष्ण, और कर्क रेखा के ऊपर वाला स्थान कहला रहा है शीतोष्ण। तो कर्क रेखा के ऊपर के ये वाले हिस्से को तो शीतोष्ण होना चाहिए, और वैसे ही पूरे के पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र को क्या होना चाहिए? शीतोष्ण। मतलब यहाँ थोड़ी ठंडी होनी चाहिए और इस वाले क्षेत्र में गर्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जलवायु के हिसाब से पढ़ेंगे तब तो सही है, लेकिन यहाँ पर
छुपकर बैठा हुआ है कमबख्त यहाँ पर, कौन सा, हिमालय। और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय भारत में आने से रोक देता है, प्रवेश करने से, जिसकी वजह से यह क्षेत्र भी क्या बने रहता है, गर्म बना रहता है। इसीलिए ये क्षेत्र भी क्या है, उष्ण के अंतर्गत, मतलब उष्ण मतलब गर्म रहता है। इसलिए भारत का पूरा भारत ही क्या है, उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है। समझ आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी हो गई, छत्तीसगढ़ की जलवायु भी हो गई उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई। ठीक, इसको भी लिख लेना, उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूँ अब मैं। इसको डिटेल में ही पढ़ना है, बुक को रटना सही है, लेकिन आपको पूरा का पूरा इसको भी समझ के अगर आप चलते जाएंगे तब आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, देखिए फिर से समझिएगा। ये वाला स्थान है 0 डिग्री, मतलब इसके यहाँ पर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 कुछ भी होगा। तो याद रखिए यहाँ पर है, ये वाला स्थान है आपका भारत, ये है भारत, ये क्या है आपका, मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, ये है इंडिया आपका, जैसा भी। यहाँ पर क्या है, ये वाला स्थान है छत्तीसगढ़, और इसके नीचे क्या है, यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा 0 डिग्री इक्वेटर। मतलब आप 0 डिग्री आएंगे, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते आएंगे 5, 6, 7। तो कोई तो अक्षांशीय रेखा ऐसा होगा जो भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी हिस्से को टच करेगा। तो ये हिस्सा है, ये अक्षांशीय लाइन है, याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8.4 है, लेकिन जब आप डिग्री में लिखते हैं तो उसको 8.4 को आप क्या लिख देते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। वैसे ही आप ऊपर आते जाएंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कोई तो ऐसा अक्षांशीय रेखा होगा जो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी हिस्सों को टच करेगा। ठीक, तो ये है, याद रखिएगा 17। यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4 करना शुरू कर दिए तो 17 से लेके 18 के बीच क्या है, 17.46 मिनट, मतलब 17 डिग्री 46 मिनट। इसको अगर आप मैथमेटिक्स में बोलेंगे तो 17.5 या फिर ऐसा बोल सकते हैं 17.46। तो इसको आप क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा ये वाला स्थान फिर क्या कहलाएगा, ये है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश नहीं लेना है, भले ही ये आपके छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है, लेकिन भारत और छत्तीसगढ़ पूरे के पूरे ग्लोब में कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और स्थिति और विस्तार का मतलब होता है कि किसी भी स्थान की स्थिति उस ग्लोब में कहाँ पर है। तो ग्लोब में भारत का पूरा भारत का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए आपको क्या लेना है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर वापस जाते जाएंगे तो यहाँ तक आपको मिलेगा, और इसका नाम ये 18, 19, 20 करते जाएंगे तो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। समझ आ रहा है। तो इसको आप लोग लिखते जाइए। छत्तीसगढ़ का विस्तार उत्तरी अगर आप अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो पहली बात, अक्षांश के विषय में देखा जाए तो अक्षांश के विषय में भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और चूंकि छत्तीसगढ़ भी भारत के हिस्सा है, इसलिए छत्तीसगढ़ भी कौन से गोलार्ध में होगा, छत्तीसगढ़ भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, लेकिन पूर्वी गोलार्ध मतलब देशांतर वाले को हम कल पढ़ेंगे, आज हम केवल अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं। आ रहा समझ में। और याद रखिए ये जितना भी जो आप देख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जितना भी देख रहे हैं, तो प्रत्येक याद रखिएगा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितने होती है, लगभग 111 किलोमीटर। और यहाँ पर कितना है 17.46 जो सबसे दक्षिणी है। और यहाँ पर आएंगे तो ये वाला स्थान है, याद रखिएगा अभी कितना लिखे हैं आप, यहाँ 24 डिग्री 5 मिनट लिखे हैं उत्तरी अक्षांश। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी है, याद रखिएगा 111। ये जैसे मान लो ये क्या है, ये पूरा का पूरा 0 डिग्री था,
ऊपर आएंगे तो 1 डिग्री, फिर आएंगे तो 2 डिग्री, फिर आएंगे तो 3, करते करते आप 90 तक जाएंगे। तो 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 1 से लेकर 2 के बीच की दूरी 111, फिर वैसे ही करते करते मतलब प्रत्येक अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में एक टोटल अक्षांश रेखा कितनी है? तो बताइए, टोटल वहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ तक जा रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो 24 डिग्री 5 मिनट माइनस 17 डिग्री 46 मिनट के आसपास आ रहा है। ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट माइनस 17 डिग्री। तो टोटल कितनी अक्षांशीय रेखा है छत्तीसगढ़ में? जैसे ये है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कुछ इस प्रकार जाएंगे। तो टोटल कितना है? माइनस कीजिए तो टोटल आ रहा है लगभग 7 डिग्री मतलब 7 गैप कितना आ रहा है दोनों के बीच में? 7 डिग्री अक्षांश का गैप आ रहा है, मतलब 7 अक्षांशीय रेखाओं का गैप आ रहा है। और 2 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है? 111। तो 7 का गैप आ रहा है, तो 7 गुणित 111 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 777 किलोमीटर आया, 777 किलोमीटर। इसीलिए छत्तीसगढ़ की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है 700 से 800 किलोमीटर। इसीलिए छत्तीसगढ़ की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यहाँ से लेकर पूरे के पूरे यहाँ तक की लंबाई है 700 से लेकर 800 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी है लगभग 111 किलोमीटर। और यहाँ पर गैप निकालेंगे 24 डिग्री 5 मिनट माइनस 17 डिग्री 46 मिनट, तो कितना आएगा? 7 डिग्री अक्षांशीय रेखाओं का अंतर आएगा, इंटू 111 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 777 किलोमीटर के आसपास। आ रहा समझ में? तो ये याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। किसको? ये वाला स्थान है आपका जिसकी आप बात कर रहे हैं अक्षांशीय रेखाओं की। तो पहली बात, अक्षांशीय रेखाएं किसका किसका निर्धारण कर रही है? अक्षांशीय रेखा याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण तक की दूरियों को निर्धारण कर रही है। उसके साथ साथ याद रखिएगा जलवायु को निर्धारित करती है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो अक्षांशीय रेखाएं जलवायु के साथ साथ दो उत्तर से लेकर दक्षिण की किसी भी स्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई को भी क्या करता है? ज्ञात करने का काम करता है। कौन? अक्षांशीय रेखा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेना। देखिए मैप आप देखते जाइए कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब आप समझते जाइए। मैं केवल और केवल अब यहाँ पर सरगुजा तहसील को ही बस बना रहा हूँ, बस हमको उसी से मतलब है केवल। ठीक, देखिए ये स्थान है, मान लो इसको हमको काम कम है तो ये हम इसको छोटा सा ही बनाएंगे बस। ये क्या है? सरगुजा है। और ये क्या मिलेगा आपको? जशपुर। ठीक है, ये वाला स्थान क्या है? ये है कोरिया। और ये वाला स्थान मिलेगा आपको ऐसे, ये है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये है कोरिया और ये है भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी। भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी याद रखिए। और ये वाला कौन सा है? ये है सूरजपुर और ये क्या है? बलरामपुर। ठीक, 5 जिले थे, अभी एक और वर्तमान में बनाया गया है 6वां जिला। तो अभी सरगुजा संभाग में कुल कितने जिले? एक भरतपुर वाला, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ से अगर बात करें तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये क्या है? कर्क रेखा। पहले 3 था, अब कितना हो गया है? 4 हो गया है। क्यों? किसके बनने से? भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी के बनने से। आ रहा समझ में? कितने जिलों को टच किया है? याद रखिएगा ये 4 है, भरतपुर वाला, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक, याद रखिए कौन कौन से तहसील अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सा तहसील पड़ेगा यहाँ पर। एक सेकंड में इसको रेड में लिख देता हूँ। जिले का नाम कोरिया है, सूरजपुर और
बलरामपुर, सूरजपुर कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको, ये वाला स्थान है भरतपुर। ठीक है, जो कर्क रेखा के में ही है, याद रखें, मतलब कर्क रेखा इसी तहसील से होकर गुजरती है, भरतपुर। और दूसरा यहाँ पर याद रखिएगा मनेंद्रगढ़। तो भरतपुर और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी 3 तहसील है, याद रखिएगा इस जिले में, जिसमें से 2 तहसील भरतपुर और मनेंद्रगढ़ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आगे आएंगे कोरिया में, तो यहाँ पर मिलेगा सोनहट। आगे आएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, सोनहट। तो कोरिया के सोनहट तहसील से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। आगे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ सूरजपुर में ओडगी, और यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा प्रतापपुर। ठीक है, कौन कौन सा, पहला ये चिरमिरी भरतपुर मनेंद्रगढ़ वाले में पहला भरतपुर, दूसरा है मनेंद्रगढ़। कोरिया में है सोनहट तहसील, सूरजपुर में है आपका ओडगी तहसील और प्रतापपुर तहसील है। बलरामपुर में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पहला तो खुद बलरामपुर है तहसील है, और यहाँ पर आएंगे तो मिलेगा कुसमी तहसील। कौन सा तहसील, कुसमी तहसील। तो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 4 जिलों से होकर, तो याद रखिएगा कर्क रेखा कितने जिले से होकर, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। और कितनी तहसील बोल दिया जाए तो 7 तहसील से होकर गुजरती है। ठीक है, और जिसमें सबसे निकटतम तहसील, याद मतलब सॉरी, ये तो सभी के सभी क्या है, इसके आसपास है, सबसे दूरी पर स्थित है बलरामपुर का ये वाला क्षेत्र, रामानुजगंज। कौन सा, रामानुजगंज। याद रखिएगा, मैं बताया था छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है, रामानुजगंज तहसील है। यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम क्या है, सुंदरी नामक स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या है, सुंदरी। कौन से तहसील में है, रामानुजगंज तहसील। तो छत्तीसगढ़ में बोल सकते हैं कर्क रेखा के सबसे दूरी पर स्थित तहसील कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा रामानुजगंज। स्थान पूछा जाए तो हो जाएगा, याद रखिएगा सुंदरी नामक स्थान। तो ये है कर्क रेखा जो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर, और याद रखना 7 तहसील से होकर गुजरती है। ठीक, तो क्या क्या पढ़े हैं, समझ आया। पहली बात, सबसे बड़ा दिन कब होगा छत्तीसगढ़ में, तो अभी हम केवल छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा दिन कब होगा, ये होगा 21 जून, क्योंकि सूर्य 21 जून को वहीं पर है कर्क रेखा में। सबसे बड़ा दिन है मतलब सबसे छोटी रात। ठीक है, और जब 22 दिसंबर को सूर्य नीचे है मतलब ठंड है ऊपर में, और छत्तीसगढ़ में भी ठंड है, तो सबसे बड़ी रात कब हो जाएगी, इसी आपके 22 दिसंबर को ही छत्तीसगढ़ में। और सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा, इसी 22 दिसंबर को। और सबसे ठंडा दिन भी कब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ही 22 दिसंबर को जब आप पढ़े थे वो। और याद रखिए एक सबसे गर्म दिन हो जाएगा 21 जून को। और उसके अलावा ये 6 चीज़ हो गए, याद रखिए। उसके अलावा छत्तीसगढ़ कौन से, अगर आप लिखना चाहो तो आपको इसको याद रखिए, इसको। ठीक है, हो गया। अब आपको याद क्या क्या रखना है ये बता रहा हूँ। ये तो केवल आपके समझने के लिए था, लेकिन इसको आपको पूरा का पूरा डिटेल समझना है, अच्छे से देखते जाइए। अब मैं केवल बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की, केवल और केवल हम बात कर रहे हैं अब छत्तीसगढ़ की। क्या क्या बात कर रहे हैं देखिए। सबसे बड़ा दिन, ठीक, और बड़ा दिन है मतलब छोटी रात भी होगी। सबसे बड़ा दिन है मतलब छोटी रात भी होगी। कब होगी, ये होगी 21 जून, क्योंकि कर्क रेखा में सूर्य है डायरेक्ट। दूसरा, सबसे बड़ी रात, या इसी को बड़ा रात होगा मतलब बड़ी रात होगी मतलब छोटा दिन होगा, या सबसे बड़ी रात सबसे छोटा दिन कब होगा, 22 दिसंबर, क्योंकि सूर्य मकर रेखा में है। ठीक है, और मकर रेखा में मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे दिसंबर का महीना ठंडी का रहता है, इसलिए सबसे ठंडी छोटा दिन बोल सकते हो। या तो आप इसको ये बोल सकते हैं सबसे ठंडा दिन कौन सा होगा। कौन सा होगा बताइए, यही होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य नीचे है, तो कब होगा ये 22 दिसंबर। चौथा बोल सकते हैं सबसे गर्म दिन, मैं पूरा छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। सबसे गर्म दिन कौन सा हो जाएगा,
ये हो जाएगा 21 जून। ठीक। छत्तीसगढ़ की स्थिति कहाँ पर है ग्लोब में, अगर आपको बोल दिया जाए तो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, याद रखिए 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत ही उत्तरी अक्षांश में है, इसलिए छत्तीसगढ़ के इसको आपको उत्तरी दक्षिणी अक्षांश नहीं लेना है, ये भी उत्तरी अक्षांश होगा और ये भी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। तो छत्तीसगढ़ कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी वाले को कल पढ़ेंगे, अभी आप केवल याद रखें अक्षांशीय रेखाओं की अगर बात की जाए तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है, याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आ रहा है समझ में। उसके अलावा क्या याद रखना है, 8वां ये याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कितने 4 जिलों से होकर गुजरती है, और कितना तहसील याद रखना है, 7 तहसील से होकर गुजरती है। कौन कौन से 7 तहसील हो जाएंगे, याद रखिए भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के याद रखिएगा भरतपुर और मनेन्द्रगढ़ वाला तहसील। कोरिया आएंगे तो सोनहट वाला तहसील हो जाएगा। अगर आप देखेंगे सूरजपुर में तो ओडगी वाला आ जाएगा और प्रतापपुर वाली तहसील आ जाएगी। बलरामपुर जाएंगे तो बलरामपुर और कुसमी। तो कुल कितने हैं, याद रखिएगा 7 तहसील और 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले आ जाएगा, बीएमसी भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, उसके अलावा है कोरिया, कोरिया के अलावा है सूरजपुर, और सूरजपुर के अलावा क्या है, बलरामपुर। ठीक। तो याद रखिए जो 24 डिग्री 5 मिनट और 17 डिग्री 46 मिनट ये कहाँ होगा, कौन से ज़िले में होगा, ये होगा देखिए सुकमा ज़िले में होगा। ये होगा सुकमा, सबसे दक्षिणी हिस्सा। सुकमा का कौन सा क्षेत्र, सुकमा का कोंटा वाला क्षेत्र, मैं बताया था छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी हिस्सा। और ये होगा सबसे उत्तरी क्षेत्र में होगा। तो उत्तर में क्या मिलेगा आपको, उत्तर में कौन सा है, सुंदरी नामक क्षेत्र है, बताया था सबसे उत्तरी हिस्सा सुंदरी। और कौन से तहसील में है, रामानुजगंज तहसील में। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अक्षांश से रिलेट करके देखना पड़ेगा। और 9वां आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कैसे बताया था, कैसे निकालना है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। तो ये दूरी आप अक्षांशों के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। 24 डिग्री 5 मिनट माइनस 17 डिग्री 46 मिनट करेंगे तो लगभग 7 डिग्री आता है, और 1 डिग्री के बीच का अंतर 2 डिग्री का 111, तो 60 डिग्री के बीच का अंतर 777 आ जाएगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 700 से 800 किलोमीटर लिया जाएगा। आ रहा समझ में। ठीक है। और इस सबसे ठंडा दिन समझ गए, इसलिए शीतकालीन अवकाश आपको कब मिलेगा, लगभग 22 दिसंबर के आसपास, लगभग बोल रहा हूँ मैं 22 दिसंबर के आसपास आपको मिलेगा। तो कुछ ये फैक्ट है छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार में। अभी आज केवल हमने पार्ट 1 डाला है, कल इसका पार्ट 2 डल जाएगा जिसमें हम देशांतर रेखाओं को पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। आ रहा समझ में। अगर आपको अक्षांशीय रेखाओं को और अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको भारत की भूगोल की सीरीज़ हो सकता है, कुछ दिनों में भारत भूगोल भी डलना शुरू हो जाए। उसमें हम और कंप्लीट डिटेल में छत्तीसगढ़ के भारत की जितने भी, और उसके साथ साथ पूरे के पूरे विश्व में किस प्रकार से किसी स्थान की स्थिति है ग्लोब में, और कैसे इसमें अक्षांश और देशांतर रेखा अपनी भूमिका निभाता है, ये सबको हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा पूर्व से कितना पीछे है, क्या है, ये सभी हिस्से को हम कल देखेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।